रात के बजे हुए 12 लेकिन मुझे बनानी है वीडियो क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पे आ चुके हैं और किताब खोलते ही आपका दिमाग बंद हो जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चरलिज्म, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप स्ट्रक्चरलिज्म को खौफ की नज़रों से देखना बंद कर दोगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं रिकैप। तो इस वीडियो से पहले मैं मेरी एनी इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरीज की जो सीरीज़ है उसके मैं पहले 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ जो कि प्री स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो फिर भी समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत कर रहे हैं हमारे किंग मेकर रोमन जैकोब्सन से। ये टाइम 1940s का, और अभी वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। क्या कर रहे हैं? छुट्टियाँ मना रहे हैं या फिर कुछ और? ये मैंने पहले ही बता दिया है रोमन जैकोब्सन वाले वीडियो में। तो अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एक नाम लिख लो, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ये कौन है? ये है फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। टाइम कौन सा चल रहा है? 1940s। याद करो 1940s में क्या स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकंड, 1939 टू 1945। तो अभी जिस जगह पर ये रह रहे हैं, फ्रांस में ये रह रहे थे, तो उस पर नाजिज ने हमला कर दिया। तो हिटलर के नाजीपने से बचते हुए ये कहाँ आ जाते हैं? ये आ जाते हैं सीधा न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में कौन रह रहा है? रोमन जैकोब्सन, जिन्हें पहले ही ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो ये बंदा न्यूयॉर्क में आया, वहाँ किससे मिला? रोमन जैकोब्सन, द किंग मेकर। और अब ये भी जूस और ये भी जूस, तो जूस जूस बाय बाय। तो इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो इन्होंने क्लॉड लेवी को सोसोर की लिंग्विस्टिक थ्योरीज के बारे में बताया। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, पैराडिग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक, लैंगू, पैरोल और ये सब बातें। और ये भी बताया कि उन्होंने कैसे पोएट्री के अंदर स्ट्रक्चर्स को ढूंढ लिया है। और उसके बाद क्या होता है फिर? जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो अब क्लॉड वापस कहाँ जाएगा? जहाँ से आया था। वो चला जाता है वापस अपने देश फ्रांस। अब वो वहाँ जाने के बाद जो ज्ञान रोमन जैकोब्सन ने इनको दिया था, इन्होंने वो ज्ञान वहाँ पे फैलाना स्टार्ट कर दिया। और ये खुद कौन थे? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो अब इन्होंने पाया कि जिस तरह से सोसोर ने लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर्स को ढूंढ लिया है, रोमन जैकोब्सन ने पोएट्री के अंदर स्ट्रक्चर्स को ढूंढ लिया है, तो वैसे ही क्यों ना एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी स्ट्रक्चर्स को ढूंढा जाए। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चरलिज्म का जो वायरस है, अब वो कौन से फील्ड में आ चुका है? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। तो जो मैं और भी ज़्यादा स्पेसिफाई करूँ तो स्ट्रक्चरलिज्म आ चुका है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जब इसने ज्ञान की प्राप्ति ये कर चुके थे, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जान चुके थे रोमन जैकोब्सन से, तो उसके बारे में उन्होंने क्या किया? उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस इतना किया कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसको ये इंट्रोड्यूस करा दिया। कहाँ पे? एंथ्रोपोलॉजी, या यूँ कहो कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपना ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क भी लिखा जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। वर्क का क्या नाम है? वर्क का नाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कौन से फील्ड से थे? एंथ्रोपोलॉजी। और इन्होंने इसमें क्या ढूंढा? स्ट्रक्चरल। तो यही है इनके वर्क का नाम, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कब आया था ये? 1958, ठीक है? समझ में आ गया इतना तो। और अभी इन्होंने स्टडी क्या किया? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इन्होंने स्टडी क्या किया? इन्होंने स्टडी किया मिथ्स। किसी भी कल्चर के अंदर जो मिथ्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? तो इन्हें कई सारे जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उन सब की डिफरेंट माइथोलॉजिकल स्टोरीज को लिया, जमा किया, उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद इन्होंने पाया कि सभी की सभी स्टोरीज में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई उनमें स्ट्रक्चर्स मौजूद है। माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स, ठीक है? अब ये बंदा सेमिनार में जाता, लेक्चर्स लेता और वहाँ पे ये बात करता किनकी? जो रोमन जैकोब्सन के जो वर्क है, जो उनके एसेज है, जो उनकी लिटरेरी थ्योरीज है, उनके बारे में। बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ को इन्होंने प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया। और अब एक बंदा और इन्फ्लुएंस होने वाला है इन्हीं के वर्क से, जिनका नाम है
ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मोजी 1 2 का 4 4 2 का 1 मेरा नाम है लखन लखन लखन। तो अब ये कौन थे? ये थे एक प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट। कहाँ पे है ये? फ्रांस में। तो ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। तो क्लॉड के माध्यम से, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के थ्रू इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में सुना और इनकी जो स्टडी, कौन सी स्टडी? स्टडी ऑफ अपेसिया। ये क्या है? मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ रोमन जैकॉब्सन वाली वीडियो में। तो उससे ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना साइकोलॉजी के फील्ड में भी स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इन्होंने वैसा ही किया, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को साइकोलॉजी के फील्ड में भी इंट्रोड्यूस कराया। तो इनका एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्क है, क्या नाम है? क्रिट्स, ECRITS। कब आया था ये? 1966 में। क्या था ये? इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड थैंक गॉड हमें इनके बारे में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बंदे पर। लेकिन हम अब समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म एंथ्रोपोलॉजी में भी आ चुका है, किसके थ्रू? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के थ्रू। वो साइकोलॉजी में भी आ चुका है, किसके थ्रू? लखन के थ्रू। अब वो कहाँ जाएगा? तो उसका पीछा करते हैं। तो अब एक और नाम लिखो, रोलैंड बार्थी। ये इनके नाम की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, और जो भी मैंने अभी तक नाम लिए हैं उनके नाम की वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, क्योंकि ये सभी फ्रेंच लोग हैं। लेकिन हमें बस नाम पता होने पर फोकस रहना चाहिए। तो ठीक है, रोलैंड बार्थी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब क्लॉड लेवी स्ट्रॉस फ्रांस के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म को प्रोपेगेट करे थे, तो इन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्ट्रक्चरलिज्म को अब कल्चर के अंदर लेकर आया जाए। जी हाँ, तो हाँ, ये स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर आए कल्चर के अंदर और साथ ही साथ नॉवल के अंदर। अब आप ये सवाल कर सकते हो कि जो लेवी स्ट्रॉस थे वो भी तो कल्चर के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर आए थे, पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस कल्चर की वो बात कर रहे थे वो क्या था? वो एक डीप कल्चर था, और जिस कल्चर की ये बात कर रहे हैं वो एक पॉप कल्चर है। पॉप कल्चर मतलब इस कल्चर के अंदर आते हैं मूवीज़, सोशल मीडिया, टीवी, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, पॉप सॉन्ग, ये सब चीज़ें इनके अंदर आते हैं। तो अब स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ पे आ चुका है? वो पॉप कल्चर के अंदर भी आ चुका है, साथ ही साथ वो नॉवल के अंदर भी आ चुका है। और इन्होंने एक नोवेला, कौन सी नोवेला ली? नाम साइड में आ गया होगा, फिर भी नाम लिख देता हूँ, सारा सीन। तो सारा सीन को स्टडी करने के बाद इन्होंने सारा सीन पलट दिया। तो अब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो नोवेला के अंदर भी आ चुका है, बेसिकली जो नोवेल की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी आ चुका है, और साथ ही साथ कल्चर के अंदर भी आ चुका है, ड्यू टू दिस पर्सन रोलैंड बार्थी। तो इनके दो इम्पोर्टेंट वर्क है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एक है माइथोलॉजीज, ये कब आया था? 1957। और दूसरे वर्क का नाम है सुनो GS/GZ, ये कब आया था? 1970 में। तो माइथोलॉजिस्ट के अंदर इन्होंने बात करी कि कैसे कल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और S/Z इसके अंदर इन्होंने इस नोवेला को स्टडी किया और ये कहा कि कैसे नोवेल की जो कैटेगरी है वो भी इज अ पार्ट ऑफ, वो भी स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ से कहाँ पे आ चुका है एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। सोसोर से वो स्टार्ट हुआ था, सोसोर की वजह से वो लैंग्वेज में आया, फिर रोमन जैकोब्सन की वजह से वो पोइट्री के अंदर आया, फिर रोमन जैकोब्सन की दया से ही क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के थ्रू वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आया, और फिर से इनकी दया के कारण ही इनके जो वर्क है उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो लखन जी है उन्होंने क्या किया, उनको साइकोलॉजी के अंदर वो लेकर आए स्ट्रक्चरलिज्म को, और फिर इन्हीं के वर्क से फिर से इन्हीं की दया से देख पा रहे हो आप, इस बंदे का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी बड़ा।
अगर ये बंदा नहीं होता तो शायद आज हमें इस टाइम पे लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। तो इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा रोलैंड बार्थी के ऊपर, और इन्होंने फिर स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया कल्चर से और नोवेल से। अब एक बंदे की और बात कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि और कितने बचे हैं, तो बस 2 आदमी थे। एक आदमी ये हो चुका है रोलैंड बार्थी, अब एक आखिरी आदमी और बचता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, करें शुरू करते हैं। ओके, तो इस आखिरी आदमी का नाम है पता नहीं कैसे बोलेंगे इसको, सरनेम देख लेते हैं, तोडोरोव। ठीक है, ओके। तो क्या ये भी फ्रांस से है? जी नहीं, ये बुल्गारिया से है, साउथ ईस्ट यूरोप में ये कंट्री। तो अब आप ध्यान देना, ध्यान से सुनना। ये बंदा एक लिंग्विस्ट और ये कहाँ पे रह रहा था? बुल्गारिया में। बुल्गारिया में जो रशियन फॉर्मलिस्ट हैं उनका पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नाम था। और ये बंदा ही वाज अ जबरू फैन ऑफ व्हाट? रशियन फॉर्मलिस्ट। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो इस बंदे को 1963 में अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रांस में जाकर पढ़ाई करने की, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। और ये जब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या देखते हैं, यहाँ पर तो स्ट्रक्चरलिज्म फैला हुआ है। क्लोड की वजह से वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जा चुका है, लकन की वजह से वो साइकोलॉजी में भी आ चुका है, रोलैंड बार्थी की वजह से वो कल्चर, नोवेल, इन सब में आ चुका है। तो जिस टाइम पे ये आखिरी आदमी वहाँ पे फ्रांस में पहुंचता तो ये देखता है कि यहाँ पे तो हर तरफ स्ट्रक्चरलिज्म का वायरस है, पहले ही फैल चुका है। अब जो आपने मेरी रशियन फॉर्मलिस्ट वाली वीडियो देखी होती तो आपको पता होता कि जैकोब्सन ये रशियन फॉर्मलिस्ट का पार्ट रहे हैं, और इनके अलावा और भी कई सारे नाम हैं, सकलोविस्की, व्लादिमीर प्रोप। और आप देखो कि रशियन फॉर्मलिज्म की वजह से ही स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेचर के अंदर आया। तो ये बंदा तो पहले से फैन है इनका और अपॉर्चुनिटी भी मिल चुकी है। तो इस बंदे ने क्या किया, इनके जो वर्क जो रशियन लैंग्वेज के अंदर थे, इसने उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। कौन सी लैंग्वेज में? अभी ये कहाँ पे है? फ्रांस में। तो फ्रेंच लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया और पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह तोदोरोव की पॉपुलैरिटी बढ़ती चलेगी। शुरुआत में तो इसने मेनली जो रशियन फॉर्मलिस्ट हैं उनके जो वर्क्स हैं उनको रशियन लैंग्वेज से फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और पब्लिश किया। तो इनके मेनली 3 वर्क है जो हमें देखने हैं। तो सबसे पहला नाम है, अब आप बोलोगे कि ये क्या लिख दिया मैंने, नाम है या क्या है? तो डरिए मत, सिंपल है, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, आप बाद में ट्रांसलेट कर लेना, मैं ही बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ द लिटरेचर टेक्स्ट ऑफ रशियन फॉर्मलिस्ट्स। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसने क्या किया था, जो रशियन फॉर्मलिस्ट है उनके वर्क फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए। तो ये वही वर्क है। अब इसके अलावा जो 2 वर्क हम लिखने वाले हैं वो कोई ट्रांसलेशन नहीं है, वो इनके अपनी ओरिजिनल वर्क है। ठीक है, तो पहले वर्क का नाम है ग्रामर ऑफ डेकामेरॉन। कब आया था ये? 1969 में। जो दूसरा वर्क है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पोएटिक्स। ये कब आया था? 1981 में। ठीक है, अब इसने क्या स्टडी किया? अगर जो आपने ये नाम कभी सुना हो डेकामेरॉन, तो कोई बात नहीं, डेकामेरॉन जोवानी बोccaccio का वर्क है जो कि फ्रेम स्टोरीज है। ये जानने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल ये जान लो, फ्रेम स्टोरीज। तो इसने डेकामेरॉन जो बोccaccio का वर्क है उसको स्टडी किया और फ्रेम स्टोरीज के अंदर स्ट्रक्चर्स को ढूंढा। तो इसने क्या किया, तोदोरोव ने, इसने फ्रेम स्टोरीज के अंदर भी स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा दिया। और इंट्रोडक्शन टू पोएटिक्स, ये तो आपको जरूर पता होगा, एरिस्टोटल का वर्क है पोएटिक्स। इसके अंदर उन्होंने क्या बातें की हुई थी? इसके अंदर उन्होंने किन के बारे में बताया हुआ है? ट्रेजेडी और एपिक के बारे में। तो अब आप खुद भी सोच सकते हो कि इसने क्या किया होगा। इसने ट्रेजेडी और एपिक, इनके अंदर भी स्ट्रक्चर्स को ढूंढा, वो पैटर्न्स ढूंढे। बेसिकली जिस तरह से लैंग्वेज के ग्रामर होती है, ट्रेजेडी, एपिक, फ्रेम स्टोरीज, इन सब नैरेटिव्स की भी एक ग्रामर है जिसको स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो वो किसने ढूंढा? तोदोरोव ने।
और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ये वर्क है ना ग्रामर ऑफ डेकामेरॉन, इसके अंदर इन्होंने एक टर्म दी हुई है, काफ़ी पॉपुलर टर्म है, नैरेटोलॉजी। जब मैं नैरेटोलॉजी पे कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर टोडोरो के बारे में फिर से बात करेंगे। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्लोड लेवाई, लखन, रोलैंड बार्थी और टोडोरो, और ये 4 इंपॉर्टेंट नाम है। इन सब ने मिलकर क्या किया, फ्रांस के अंदर पेरिस को स्ट्रक्चरलिज्म का हब बना दिया। जो ये मूवमेंट है स्ट्रक्चरलिज्म का, ये स्टार्ट हो गया फ्रांस के अंदर। इन्होंने उनको इतना ज़्यादा, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को इतना ज़्यादा प्रोपेगेट कर दिया। तो अब ये तो पता चल गया कि स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ था। हालांकि स्टार्ट तो बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन कहाँ आकर उसको वो पॉपुलैरिटी मिली, वो स्टारडम मिला, स्टेटस मिला, वो कहाँ पे मिला, फ्रांस के अंदर। और कब मिला, आपने जो नोट किया हो तो इनके जो मैंने वर्क्स लिखवाए वो मोस्टली किस टाइम पीरियड के बीच में, 1950s और 70s के बीच में हो गए। ठीक है, तो अब आपको 2 चीज़ें याद रहेगी कि स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ था, फ्रांस के अंदर, कब स्टार्ट हुआ था, 1950s से 70s के बीच में ये पीक पर था। लेकिन सूरज तुमने ये तो बता दिया कि स्ट्रक्चरलिज्म डिफरेंट फील्ड में है, वो लैंग्वेज के अंदर है, वो पोइट्री के अंदर है, वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है, साइकोलॉजी के अंदर है, कल्चर के अंदर है, नोवेल के अंदर है, नैरेटिव्स के अंदर है। तो तुमने ढेर सारे टाइप के स्ट्रक्चरलिज्म बता दिए हैं, ये हमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई एक डेफिनेशन दो, एक कॉमन डेफिनेशन, जो भले वो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म हो, भले वो लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म हो, भले वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म हो, किसी भी स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो तो एक कॉमन डेफिनेशन हर तरफ लिख पाए। तो वो डेफिनेशन अब लिखते हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, नैरेटिव्स, ये सब क्या है, क्या ये सब सिस्टम। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भले वो लैंग्वेज हो, भले लिटरेचर हो, भले वो कल्चर हो, नैरेटिव्स हो, साइकोलॉजी हो, कोई भी फील्ड, ये जो डिफरेंट फील्ड है, इन डिफरेंट फील्ड्स को सिस्टम बोला जाता है। तो ठीक है, हमें पता चल गया ये सभी क्या है, सिस्टम। ठीक है, अब इन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी तक हम बात करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स इसमें ढूंढ लिए, यहाँ मिल गए, वहाँ मिल गए, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स होते क्या है, क्या चीज़ है ये, तो वो सुनो। लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर हमने पढ़ा है साइन, सिग्निफाइड, सिग्निफायर, प्रैग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक, लैंगू, पैरोल, डायक्रोनिक, सिंक्रोनिक, ये सब चीज़ें, ये क्या है, व्हाट आर दीज आर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर जो साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं क्या, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। अब आ जाओ लिटरेचर के अंदर, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोइट्री के बारे में स्पेसिफाई। जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं किसी भी पोइट्री के, वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो कि स्ट्रक्चर्स है, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सिस्टम ऑफ पोइट्री। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रक्चर सिस्टम क्रिएट करते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स भले वो कौन सा भी फील्ड हो। ये तो मैंने 4-5 नाम लिखवाए हैं, आप कुछ भी सोच लो, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर चीज़ में स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो अब एक प्यारी सी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चरलिज्म बस हो गया समझो। तो मैंने एक बड़ी भयंकर डेफिनेशन लिख दी है, स्ट्रक्चरलिज्म इज अ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था, याद करो, 1950s से 70s। कहाँ पे, फ्रांस। और किसके अगेंस्ट में हुआ था, ये जानना भी जरूरी है। ठीक है, पहले वो जान लेते हैं। तो फ्रांस में ये किसके अगेंस्ट में आया था, एक्जिस्टेंशियलिज्म। अब हम इसको नहीं छेड़ने वाले क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको हम बाद में फ्यूचर में कभी कवर करेंगे।
अभी बस इतना जान लो कि ये इसके अगेंस्ट में आया था। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले क्या कहते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीडम है अपनी लाइफ को क्रिएट करने की, हम जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर इसके अगेंस्ट में स्ट्रक्चरलिज्म है, वो कहा कि काहे की फ्रीडम, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ में स्ट्रक्चर्स मौजूद है, हर चीज़ में, हर फील्ड में स्ट्रक्चर्स मौजूद है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी आइसोलेट नहीं है, हर कोई स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। बस यही जान लो और जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस डेफिनेशन पे आते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट स्टडीज़, क्या स्टडी करता है ये, लैंग्वेज को स्टडी करता है, लिटरेचर को स्टडी करता है, मिथ, कल्चर, सोसाइटी, साइकोलॉजी, हर फील्ड को ये स्टडी करता है। और इन फील्ड को ये क्या बोलता है, क्या नाम देता है, सिस्टम विच आर गवर्नड, विच आर रन बाय, विच आर जनरेट बाय, विच आर क्रिएट बाय, किसके बाय द्वारा, बाय हिडन स्ट्रक्चर्स। और जो स्ट्रक्चरलिस्ट होता है वो क्या काम करता है, वो इन्हीं हिडन स्ट्रक्चर्स को ढूंढता है। तो क्योंकि ये तो हिडन है ना, छिपे हुए हैं, तो एक स्ट्रक्चरलिस्ट का काम होता है हर फील्ड में इन्हीं स्ट्रक्चर्स को ढूंढना। सोसो ने किया, लैंग्वेज के अंदर ढूंढा, रोमन जैकobson ने किया, पोइट्री के अंदर ढूंढा, लकन ने किया, साइकोलॉजी के अंदर ढूंढा। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर आप ये डेफिनेशन चेप देना, और आप, मुझे नहीं लगता कि आप ये डेफिनेशन भूलोगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेन फ्रेंडली डेफिनेशन है, ब्रेन फ्रेंडली डेफिनेशन, ठीक है, याद रखना इसको। और जो आप ये सवाल करो कि स्ट्रक्चर्स है उनको भी हम कैसे डिफाइन करें, लाइक हमने ये तो जान लिया कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, पर जो स्ट्रक्चर्स है उनकी भी कोई डेफिनेशन हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ, लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है, लिख लेते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो गए, पैटर्न, रूल्स, कौन से रूल्स, ग्रामर रूल्स, पैटर्न क्या हो गए, अरेंजमेंट, किन की अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ साउंड, वर्ड्स, सेंटेंसेस, रिलेशंस क्या हो गए, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच का रिलेशन। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, भूल जाओगे हाँ एग्ज़ाम के बाद, पर एग्ज़ाम से पहले तक याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये फ्रांस के अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म के अगेंस्ट में आया था। कई जगह आप पढ़ोगे कि ये न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में आया, तो मैं बताता हूँ ये क्या कारण है इसका। फ्रांस के अंदर ये जब तक रहा तो उस टाइम पे ये टोटली किसके अगेंस्ट में आया था, एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन जब ये फ्रांस से बाहर आ गया, जब ये अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में जब ये गया, तो वहाँ जाने के बाद इसका आमना सामना किससे हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म से। मैंने रेसेंट फॉर्मलिज्म वाली वीडियो में न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था, फिर से बता देता हूँ कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। न्यू क्रिटिसिज्म तो बहुत सिंपल है, ये कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ये फॉर्म पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो ये कॉन्टेक्स्ट होता है ना किसी भी वर्क का, किसी भी लिटरेरी वर्क का, उसको ये निगेट कर देते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें ऑथर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब इसके अगेंस्ट में कौन आया, स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप कैसे किसी भी टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग कर सकते हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग कर देते हो तो वो आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेट। और स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कोई भी चीज़ आइसोलेट नहीं होती, याद आया, हर चीज़ किससे गिरी हुई है, वो गिरी हुई है स्ट्रक्चर से। तो इन्होंने कहा कि कोई भी टेक्स्ट है तो उसका एक स्ट्रक्चरल
कॉन्टेक्स्ट जरूर होगा ही होगा। तो इस तरह से इसकी हाथापाई होगी न्यू क्रिटिसिज्म से और इसने न्यू क्रिटिसिज्म को भी हरा दिया। तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चरलिज्म नामक जो वायरस है ये पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इसका भी एक एंटीडोट है और वो क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब अगली वीडियोस उसी पे आने वाली है, लेकिन उससे पहले रोलैंड बार्थी की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी चाहिए। थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। अभी तुमने ये बात जानी, कोई भी चीज़ आइसोलेट नहीं रह सकती। दे हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स। वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर का पार्ट जरूर होगी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? रोलैंड बार्थी। ये नाम आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी सुनने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी पॉपुलर नाम है। अगर आपके दिमाग में अभी भी क्लिक नहीं हुआ तो इनका एक काफ़ी पॉपुलर वर्क है जो हालांकि हम अब नहीं पढ़ने वाले, हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। वैसे नाम क्या उस वर्क का? द डेथ ऑफ एन ऑथर। ये आपने जरूर सुना हुआ, तो वो इन्हीं का वर्क है। बात थी वो क्रिटिक है जो कि स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों का पार्ट रहे। तो आप कह सकते हो कि ही वॉज अ ब्रिज बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरलिज्म खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म समझ में आ गया होगा। हम ज़्यादा डीप नहीं गए हैं क्योंकि ये जो सीरीज़ है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरीज, ये बेसिकली जो बेसिक्स है उनको कवर कर रही है। इन फ्यूचर में भी आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन स्ट्रक्चरलिज्म जो कि काफ़ी डीप रहेगी, लेकिन अभी के लिए ये मोर देन इनफ है। टाइम देखो भाई 2:34। ओ माय गॉड, कल मेरा कॉलेज भी है। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।